देखिए भाई, जो आज हमारा जो चलेगा वो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, पहले तो धारा के जितने भी बैक पेपर में पूछे गए, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी के हो, वो क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चनों की हो रही होगी। प्लस हम साथ साथ थ्योरी भी करते रहेंगे। और शुरू करते हैं आपके सामने जो कल मैंने पढ़ाया था। कल आपसे बात शायद मेरी रेजिस्टेंस की हुई थी मेरे हिसाब से। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, देखो मेरे भाई, रेजिस्टेंस कहें तो प्रतिरोध की कल बात हुई थी मेरी, और एक बात और हुई थी, रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध। कल सिर्फ मैंने इन दो के बारे में बात करी थी बेटा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। और आपको मैंने यही बताया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, कहीं ना कहीं बाधा डालता है करंट की फ्लो होने में। जो हमारा करंट फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जैसे हमने बताया था, अगर कोई इंसान या कोई कार अगर रोड पे चल रही होती है, अगर गड्ढे ब्रेकर वगैरह आते हैं तो अवरोध आते हैं, वैसे ही कुछ हमारे करंट में होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टकराए बिना चले तो रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। अगर रेजिस्टेंस लगता है, इसका मतलब अगर किसी धातु में, अगर किसी मेरे का कंडक्टर है, और ऐसे करके मैंने बताया था, अगर किसी कंडक्टर में मान लें इसमें एटम होते हैं और एटम के अंदर होता है बेटा नाभिक, है ना बेटा, इसमें नाभिक होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे करके। अब ये बताओ, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, इसमें टकराएगा जाके, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, मान लिया ऐसे आया, इसमें टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे गया। तो जो बीच में एटम्स के बीच में टकराव हो रहा है, यही तो रेजिस्टेंस होता है। जो प्रतिरोध होता है, जो हमारे धारा के फ्लो में बीच में बाधा पैदा करता है, उसी को रेजिस्टेंस करते हैं। और मैंने ये बताया था कि ये डिपेंड करता है, जिसमें धारा बह रही है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। और मैंने ये कहा था कि अगर ये हमारा बेटा तार है और इस तार की लंबाई एल है, और इसके जो ये विशिष्ट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जो तार है ना, तार को काट दो, जो सामने से दिखाई देगा, ये वाला इसका एरिया होता है। मैंने कहा इसके तो होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने कहा ये बताया था कल बेटा, अगर ये हमारा बढ़ता है, अगर हमारा ये मोटाई तो होती है, कहे तो हमारी तार की मोटाई वही तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलता है, अनुप्रस्थ पार्ट का क्षेत्रफल। अगर ये बढ़ जाती है तो तार मोटा हो जाएगा, अगर तार मोटा हो जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, तो हमारा प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर तार हमारा मोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा होता है, उसमें धारा का फ्लो अच्छा होगा, मतलब प्रतिरोध कम लगेगा। अगर हम तार की लंबाई बढ़ा दें तो हमारा प्रतिरोध, तो धारा अच्छी बहेगी खराब बहेगी, मतलब उसको बाधा आएगी अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर हमें अच्छा करंट का फ्लो चाहिए, दैट मीन्स ये है, अगर हमें अच्छा फ्लो चाहिए तो उसकी लंबाई कम से कम, तो प्रतिरोध कम से कम लगेगा। अगर हमें अच्छी वोल्टेज चाहिए, अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो तार की लंबाई जिससे लगा रहे हो कम से कम लंबाई होनी चाहिए और अधिक से अधिक मोटा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, कहा एसी का तार होता है, एसी का तार इतना मोटा लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा एम्पियर वोल्टेज चाहिए होती है ना। और जैसे मैंने कहा कि जो आपका जो हीटर का उदाहरण दिया था, मैंने कहा हीटर के बाहर से आपको हीट चाहिए होती है, जो प्रतिरोध होता है इससे तुम्हारी हीट तो उत्पन्न होती है, जो तार गर्म हो जाता है तो प्रतिरोध की वजह से होता है। मैंने कहा जो आपका हीटर होता है, हीटर की जो तार होता है बहुत पतला बनाया जाता है। अगर हमारा तार पतला होगा इसका मतलब लंबाई ज्यादा होगी, अगर तार पतला होगा इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कम होगा। अरे उसको तार को काट दो, जो हीटर वाला तार काटोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो निकलेगा, तार कितना मोटा दिखाई देगा, बहुत पतला दिखाई देगा। इसका मतलब इसका एरिया जितना कम होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। और प्रतिरोध इसलिए ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमें हीटर से गर्मी हीट चाहिए होती है, तो गर्म हो जाता तार, प्लस उसकी लेंथ ज्यादा होती है उस तार की। ऐसे घुमा घुमा के मैंने बताया था, ऐसे लगाया जाता है, ऐसे करके लगा के यहाँ पे जोड़ देते हैं, और बीच में ऐसी छड़ें लगी होती हैं, और ये वाला हीटर होता है। ऐसे करके छड़ें जोड़ देते हैं, ये पतला 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 लंबाई बढ़ा दी जाती है इसकी, इस तार की लंबाई बढ़ाने की वजह से इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। बेसिकली हमारे हीटर में कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है। अगर जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तभी तो वो तार गर्म हो जाता है, तभी तो आपने देखा होगा जब हीटर लगा देते तो बिल ज्यादा आता है। बिल क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो बहुत लंबे तार में करा देते हैं उसका फ्लो, और उसकी वजह से हमारी जो ऊर्जा होती है उसकी खपत ज्यादा हो जाती है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, जो आगे कल छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करते हैं। आपको हेडिंग डलवाई थी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। बेटा हेडिंग डालो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता।
और प्रतिरोधकता। बेटा प्रतिरोध वाले में नंबर 1 लिख देना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की ऐसा यूनिट ओम, और सिंबल ऐसे बन के आता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है प्रतिरोधकता की? इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। कहें तो ऐसे बना जाएगा ओम मीटर, सही है। इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है और इसकी ओम होती है। हाँ कल बेटा परिभाषा भी तो पढ़ी थी मैंने, कहा इसके आगे जो आर बराबर निकला था वो रो एल अपॉन ए निकला था, और यहाँ पर ये रो क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध था। ये प्रतिरोध था, ये तार की लंबाई थी, ये हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। इतनी बात हमारी कल हो गई थी। और हमने ये बताया था कि अगर हम समान लंबाई के तार ले लें और समान मोटाई के तार ले लें, अगर समान लंबाई और समान मोटाई के तार ले लेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस तो आप निकाल नहीं पाएंगे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस तो लंबाई और एरिया पे। तो अगर हम समान लंबाई के 5 तार ले लें और समान मोटाई के 5 तार ले लें, अगर हम तब पता करेंगे कौन सा तार अच्छा है, कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, किसमें धारा अच्छी बहेगी, किसमें प्रतिरोध कम होगा, तो इसको पता लगाने के लिए तब हमें जरूरत पड़ती है किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है, जिसको रो कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं प्रतिरोधकता। तो फिर जिस तार का मटेरियल अच्छा होता है ना, जिसमें लगा चांदी है और कॉपर है, चांदी और कॉपर में चांदी वाले में फ्लो अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, वहां पे काम आता हमारा प्रतिरोधकता कहे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। वो तब नापा जाता है जब तार की लंबाई बराबर होती है और पता लगाना है कि कौन सी की क्वालिटी बेहतर है। समझ पा रहे मेरी बात? और वैसे अगर किसी की लंबाई कम ज्यादा है, मान लिया एक तार है 1 मीटर का और एक तार है आधे मीटर का, बताओ प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा? जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा। बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो तब बात होगी जब लंबाई कम ज्यादा हो। अगर लंबाई सेम दे दी तब डिपेंड करेगा उसके मटेरियल की, जो तार बना हुआ उसका मटेरियल क्या है। आओ आगे मेरे भाई, इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी ऐसा यूनिट पहला डिफरेंस लिख लिया है, दूसरे पे आता हूं। दूसरा डिफरेंस जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये लंबाई पर निर्भर करता है। किसकी? तार की लंबाई लिख देना, आगे छूट गया हमारा। तार की लंबाई पर निर्भर करता है तार। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तार की लंबाई पर निर्भर नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, जरूरी थोड़े ना। अब तुम बोर्ड के एग्जाम तो दोगे नहीं भाई, सब शॉर्ट मार दो सीधा। मैंने कहा लंबाई पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। मैंने कहा विशिष्ट प्रतिरोध कहे तो प्रतिरोधकता, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। ये वाला क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की जरूरत ही तब पड़ी जब लंबाई समान आ गई और मोटाई समान आ गई, तब मैंने कहा वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। तो ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। इधर लिख देना मेरे भाई। दूसरा नंबर 3, ये एरिया कहे तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहे तो जो हमारा तार होता है उसको काट दो, जो सामने से गोल गोल एरिया निकलता है वो वाला क्षेत्रफल, इस पर डिपेंड करता है। और इसमें नंबर 3 लिख देना, इसमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। समझ पा रहे मेरी बात को? और नंबर 4 लिख देना, इसमें जो हमारा प्रतिरोध होता है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। देखो मटेरियल पे तो करेगा ये रेजिस्टेंस। अगर एक कॉपर का तार है एक चांदी का तार है तो ये तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस किसका कम ज्यादा होगा। मैंने कहा मटेरियल कहे तो पदार्थ, तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर कहे तो मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। तो इस साइड लिख देना नंबर 4, ये वाला मटेरियल पे डिपेंड करता है। बोलो। अरे भाई मैंने कहा अगर समान लंबाई के कॉपर का और एक चांदी का समान मोटा तार लिया जाता है तो मटेरियल डिपेंड करता है। एक अगर हमारा चांदी का है और एक कॉपर का है तो चांदी वाला मटेरियल तो होता है। तो मैंने कहा मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात किसकी हो रही है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। आगे देखो नंबर 5। नंबर 5 हमारा जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर कहे तो तापमान पर निर्भर करता है, और हमारा विशिष्ट प्रतिरोध भी तापमान पर निर्भर
करता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा फैक्चुअल, उस टाइम पे चीजें पता होती हैं, पता होनी चाहिए। पता चला ये आ गया लंबाई और क्षेत्रफल पे, ज्यादातर क्वेश्चन ये फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, वो बोलेगा सही, तुम वो गलत, इसका मतलब तुम सही होगे वहां पे। भाई नहीं करता है डिपेंड, ना एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है तो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, उस टाइम पे तार का तापमान बाहर का कितना है उस पर डिपेंड करता है। आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में डिफरेंस बता दिया है। और जैसे हम बात करें जैसे हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहें, आपको एक आध का बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कभी कभी पूछ लिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध ऑफ सिल्वर क्या होता है, मतलब चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और इसका कहें तो रो ऑफ कॉपर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध अगर कॉपर का निकालोगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो बताओ किसका कम है, तो चांदी का कम है और सिल्वर का कॉपर का ज्यादा है। तो आप कहेंगे हम तार कौन से यूज करेंगे फिर, सिल्वर वाले कॉस्टली पड़ते हैं और इसके विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर माइनर सा है 1.6 और 1.7, इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, इसलिए हम लोग कॉपर की वायर यूज कर देते हैं घर में। कॉपर की वायरिंग होती है ना अपने घर में, कॉपर की वायरिंग होती है, वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है चांदी वाले से। अच्छा जैसे आपको लिख दो एल्यूमिनियम का, कभी कभी और पूछ लिया जाता है, लिखना एल्यूमिनियम का 2.7 रो ऑफ एल्यूमिनियम, इसका होता है 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इन तीनों के विशिष्ट प्रतिरोध कभी कभी पूछ लेते डायरेक्ट पेपर में, और उस टाइम पे लगता है यार ये क्या अजीब सा पूछ लिया है, तो पता होना चाहिए। अब हमें लगता है आपके सामने क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन पुट ऑन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको तुरंत नोट करिए तब हम लिखें। और वो फॉर्मूला याद है, R बराबर रो L अपॉन A। इससे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल के, नहीं तो छूट जाएगा अगर याद नहीं होगा। फॉर्मूला सब याद करके रखना जितने भी लिखा रहे हैं, लिख लो तुरंत, हमें बताओ फिर हम आगे क्वेश्चन कराएं आज के। विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो है तो एक तरीके का प्रतिरोध ही, प्रतिरोधकता एक ही बात है। कम वाला अच्छा है, कम वाला अच्छा है। मैंने कहा सिल्वर की तार डलवा दो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, अच्छा करंट चलेगा घर में, लेकिन चांदी के डलवा नहीं पाते, महंगे पड़ेंगे ना। इसलिए मतलब प्रतिरोध जितना कम हो, मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट का फ्लो उतना ही अच्छा होगा। मतलब बाधा मान लो, प्रतिरोध तो एक प्रकार की, करंट को फ्लो करने में बाधा आती है अगर हमारा प्रतिरोध होता है तो। अच्छा और आगे आ जाओ बेटा। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, एक सेकंड, दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या करोगे बताओ। धातु के चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट पर निर्भर करता है, पहला ऑप्शन, इसकी लंबाई पे, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, इसके टेम्परेचर पे। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये डायरेक्ट रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कठिन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अगले पे आ जाओ। अभी करा था ये क्वेश्चन कि डॉट डॉट चालक के आकार रूप से स्वतंत्र है। इंग्लिश पढ़ लो अगर समझ में ना आए तो। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। भाई ये बोल रहा है इज इंडिपेंडेंट, मतलब निर्भर नहीं कर रहा है किस किस पे, साइज और शेप पर।
मतलब जो हमारा आकार है और रूप पर निर्भर नहीं कर रहा, वो हमारी क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है, ये डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ मेरे भाई, और कोई लगा देता भाई सब प्रतिरोध, पता नहीं होगा तो लगाएगा मेरे भाई, इसका आंसर प्रतिरोधकता होगा। उपरोक्त सभी तो जरूरी है ना, हर बार उपरोक्त सभी जैसे ये तुक्का भाई समझ लेते हैं कि उपरोक्त सभी वाला मार दो, इनमें से दोनों आ जाए भैया, पिकल मारो, हमेशा सही नहीं होता है, तभी तो हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन बेटा। अगला ये है, इसको आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। इस वाले प्रश्न को पढ़िए। तांबे की धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस एक पर निर्भर करती है? बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। क्या होगा? तापमान। देखो, तांबे के धातु की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, रो पूछ रहा मेरे भाई, ध्यान से देखना, प्रतिरोध नहीं पूछा, प्रतिरोधकता कारकों में से किस एक पर निर्भर करती है? तो आप कहेंगे भाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, मोटाई पे डिपेंड नहीं करता, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता, करता किस पे, टेम्परेचर पे। और हमने कहा रेसिस्टिविटी होती है, तो आपको R बराबर रो L अपॉन A लिखाया था। जो L है ना, ये रो है, ये मेटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता ओनली, और ना लंबाई पे ना मोटाई पे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बेटा हेडिंग डाल दो आप लोग, चालकता। क्या हेडिंग डालोगे? चालकता। चालकता को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंडक्टेंस। क्यों? चालकता के बारे में बड़ी सिंपल सी परिभाषा लिखाएंगे। चालकता आप ये समझ सकते हैं, जिसमें करंट का फ्लो अच्छा हो उसकी चालकता अच्छी है, जिसमें कम हो बेकार है, बैड कंडक्टर है। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन लिख लेना, चालकता डायरेक्टली अनुपात कर देना। चालकता होती है वो, इसको जी से नोट करते हैं पहली बात तो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेसिस्टेंस के, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसमें लिख देना G = 1/R, G = 1/R। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है, पता क्या? इसका मात्रक होता है 1/ओम। मैंने कहा इसका 1/ओम हो जाएगा मात्रक, और ऊपर लगाएंगे तो ओम का इनवर्स हो जाएगा। अगर ये मात्रक लिखा नहीं मिलेगा तो फिर महू लिख के मिलता है, महू, ओम का महू, उल्टा कर देता है ये। और हम बताएं आपको, इसका मात्रक जी होता है ना, जो चालकत्व होता है हमारा, चालकता है, कंडक्टेंस है, इसका मात्रक एक और होता है जिसको सीमेंस कहते हैं, SEIMENS, सीमेंस। इसका एक और मात्रक सीमेंस या महू। ये दोनों मात्रक याद रखने मेरे भाई आपको। ये हमारा हो गया चालकता का मात्रक, क्या? सीमेंस या महू। हिंदी में भी लिख कैसे आता है? कभी कभी हिंदी में इतना लिखा होता है महू, आधा माह बना देता है, महू। ओम, ओम का उल्टा महू, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज और बता दें आपको, जितना रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। और ऐसा किस में होगा? कंडक्टर में होगा। कंडक्टर कहें तो सुचालक। तो वास्तव में सुचालक में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तभी हो पाता है जब वहां पर रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है ना। अच्छा, अगर हम ये कहें आपसे कि अगर हमारा प्रतिरोध है ना वो इनफाइनाइट है, प्रतिरोध इनफाइनाइट किसमें होता है? प्रतिरोध इनफाइनाइट उसमें होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, मतलब कुचालक होते हैं, समझ पाए। और इसमें R का मान इनफाइनाइट करोगे तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, कितना होता है? 0। 1/इनफाइनाइट का भाग लगा सकते हो ना, इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर G बराबर होती है 0। तो ऐसा होता है कुचालक में। अरे कुचालक में ही तो होता है जिसमें जो चालकता होती है भी 0 के बराबर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ से रिलेशन और निकलता है, जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही चालकता अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ही अच्छा होगा। चालकता समझ गए हो? हम इनको चारों को रिलेट करके चलेंगे, पता किससे? प्रतिरोध से। प्रतिरोध से पढ़ा मैंने विशिष्ट प्रतिरोध, और चालकता से पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। चालकत्व तो लिखा मिलता किसी किताब में।
अच्छा, इतना अगर आपने लिख लिया है, इसका यूनिट भी लिख लिया बेटा, तो आप आ जाइए कंडक्टिविटी पे। इसको आगे बढ़ा दें। चलो हम इसको अगले पेज पे ऐसे करते हैं, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा, कंडक्टिविटी इतना मिटा देते हैं। कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए मेरे भाई, विशिष्ट चालकता को जिससे डिनोट करते हैं उसको कहते हैं सिग्मा। शायद आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। हाँ, तो इसको लिख देना, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1 अपॉन कंडक्टिविटी। वन अपॉन चालकता। अरे फिर तो ये तो वो हो गया, जी होता है ये तो, कंडक्टिविटी जी। तो नीचे वाला मिटा दें। सभी ने नोट कर लिया है क्या? नोट कर लिया तो ऊपर वाला नोट करिए। विशिष्ट चालकता चालकता की उल्टी होती है, उल्टी होती है। मैंने कहा इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया शायद, चालकता का नहीं रेसिस्टिविटी की होती है। यहाँ पे रेसिस्टिविटी लिखे, वही तो हमें ध्यान नहीं रहा। रेसिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध की। गलत हो गया था वहां पे। मैंने कहा देखो प्रतिरोध होता है R और प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? चालकता। हमने कहा विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो और उसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी विशिष्ट चालकता। मतलब प्रतिरोध चालकता विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध प्रतिरोध चालकता विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता। ये कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे रो। तो आप ये कहेंगे ये हमारा बन जाएगा बेटा सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। क्या कहते हो? ओम मीटर हो जाएगा। और चाहो तो ओम को ऊपर ले जाओ, ऊपर हो जाएगा महो, महो प्रति मीटर। इसका ये भी मात्रक होता है। या फिर महो किसकी यूनिट थी? अभी महो यूनिट थी चालकता की, और चालकता की यूनिट लिखाई थी सीमेंस। तो हम लिख सकते हैं सीमेंस, सीमेंस प्रति मीटर। समझ में आ रहा है मेरे भाई हम क्या लिखाना चाह रहे हैं आपको? मैंने कहा इसकी यूनिट होगी ना, आप प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को याद रखिए, इनकी उल्टी कर दो। प्रतिरोध की उल्टी चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध की विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध की बात करोगे R होता है और R का फॉर्मूला तो होता है R बराबर रो L अपॉन A। हमने कहा प्रतिरोध R होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध 1 अपॉन R होता है। सही है। मैंने कहा अगर हमारे विशिष्ट गलत बोल गए, प्रतिरोध R होता है तो चालकता हमारा 1 अपॉन R होता है। मैंने कहा विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो होता है तो विशिष्ट चालकता 1 अपॉन रो होती है। तो मैंने कहा ये तो लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक लिख लिया है आपने। अगर मात्रक लिख लिया है तो आपके सामने एक चीज और दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम इसको अब तुलना वाले कुछ क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको समझ पाए। इसको लिख लिया आपने? लिखो जल्दी, नोट करो, तब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कराते हैं। उतार लिया? चलो भाई, ये बताओ बेटा, अगर ये हमारा कोई वायर है, ध्यान से देखना, अगर ये कोई हमारा वायर है, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल A है और त्रिज्या R है।
त्रिज्या r है, इसका क्षेत्रफल a है, कहने का मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी त्रिज्या r है और लंबाई l है। ये कोई वायर है और इस तार के अगर हम बात करें, प्रतिरोध की बात करें तो R बराबर रो L अपॉन A होगा। यही तो फॉर्मूला होता है। अगर एक फॉर्मूला और बेटा देखें तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है R बराबर रो L अपॉन A की जगह पे ये A तो यही तो है, अगर इसकी त्रिज्या R है तो ये हो सकता है पाई R। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। जो हमारा किधर गया, जो हमारा प्रतिरोध वाला था R बराबर रो L अपॉन A और R बराबर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अच्छा, दोनों को जब तुमने देख लिया तो आपके सामने दो क्वेश्चन दे रहे हैं। दो क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो मैंने कहा बेटा दो वायर है हमारे पास, ध्यान से देखना। एक की लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है। लंबाई L है और त्रिज्या R है। मैंने कहा एक वायर और लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा इसकी लंबाई 2L है, अगर इसकी L है तो इसकी 2L है और इसकी त्रिज्या की बेटा बात करोगे तो त्रिज्या इसकी R है तो इसकी R बाई 2 है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आते पेपर है मेरे भाई। अगर हमने कहा ये R1 है तो ये वाला प्रतिरोध इसका, तो हमें बताओ R2 है ना, ये R1 का कितने गुना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, बहुत सारे कराएंगे सब प्रैक्टिस में। अभी मैंने कहा अभी जो आपको बेटा फॉर्मूला कराया था पहला क्वेश्चन, इसलिए हम कराए दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर आप फॉर्मूला क्या कर रहे थे, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, यही तो किया था, यही तो किया था। मैंने कहा जो आपका दूसरा क्या होगा, मैंने कहा अगर इसकी लंबाई L त्रिज्या R थी तो फॉर्मूला ये बना, अगर हम इसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं और इस तार की मोटाई आधी कर देते हैं, सही है, त्रिज्या आधी होगी मोटाई आधी होगी। मैंने कहा ये बताओ, तब मैंने कहा इसमें देखो L को क्या कर दिया, L की जगह कर देंगे 2 तो 2L हो जाएगा, अपॉन त्रिज्या कितनी कर दी है आधी, तो 1/2 का डायरेक्ट करा करो। मैंने कहा लंबाई L की 2 कर दी दोगुनी तो 2L कर दी, त्रिज्या R की 1/2 कर दी, मतलब त्रिज्या 1 थी 1 की आधी कर दी, तो 1/2 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा 2/1/4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा R2 बराबर 8 टाइम्स ऑफ R1। मतलब दूसरे तार का प्रतिरोध पहले तार की अपेक्षा कितने गुना होगा, 8 गुना होगा। ये डायरेक्ट निकलेंगे क्वेश्चन। आप इस वाले फॉर्मूले को बस दिमाग में रखना, लंबाई को 2 गुना किया, त्रिज्या उतनी रखी, तो ऐसा प्रतिरोध 2 गुना हो गया। मैंने क्या बोला, अगर लंबाई वही रखें, यहाँ पर L तो यहाँ पर L, अगर त्रिज्या यहाँ पर L यहाँ पे 2L कर दें और त्रिज्या वही रखें जो R यहाँ पे वही R यहाँ पे, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अरे भाई ऐसे प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक तार हमारा L लंबाई का था, उसकी लंबाई 2 गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो R2 का प्रतिरोध R1 की अपेक्षा 8 गुना हो गया है, मतलब बढ़ गया है इसका प्रतिरोध। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला करिए। वो ही क्वेश्चन कराने जा रहे जो आप बता रही हो, यही क्वेश्चन होने जा रहा है। देखो मैंने कहा अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, ये आप चेंज कर देना, क्वेश्चन उतारते रहना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगर हम इसकी लंबाई L और त्रिज्या R लें और इसकी लंबाई L/2 कर दें, कहने का मतलब इसकी लंबाई L/2 कर दें, इसकी लंबाई L/2 कर दें और इसकी त्रिज्या कर दें बेटा 2R, तो बताओ R2 R1 का कितने गुना होगा। अगर हम इस वायर की त्रिज्या R है और लंबाई L है और इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और अगले वाले की लंबाई आधी कर दी जाए, तो इन दोनों वायर में बताइए प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, तो कितने गुना होगा। तो मैंने कहा ये बताओ, यहाँ पर लंबाई L थी त्रिज्या R थी, यहाँ पे लंबाई आधी कर दी और त्रिज्या 2 गुनी कर दी है, तो सीधे इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, एक ही बार में उत्तर निकलेगा। मैंने कहा लंबाई को कितना किया है, लंबाई को किया है आधा, लंबाई को आधा कर लिया। मैंने कहा L की जगह पे L/2 कर दिया। बोले पाई तो हमेशा समान रहता है और रो तो हमेशा समान है ही, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ये त्रिज्या कितनी करी है, 2 गुनी। मैंने कहा 1 की जगह 2 और R का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो आप कहेंगे 1/2 दूनी 4/1, ये हो जाएगा 1/, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी
कहने का मतलब R2 होगा ना वो 1/8 होगा किसका, तो आप कहेंगे प्रतिरोध तो घट गया, प्रतिरोध वास्तव में घटेगा। अगर प्रैक्टिकली भी सोचा जाए, ये लंबाई आधी कर दी है, लंबाई पहले ज्यादा थी वायर की, अब लंबाई आधी कर रखी है, और त्रिज्या दोगुनी करने का मतलब मोटा तार कर दिया है, तो वास्तव में प्रतिरोध कम होगा। तो कह रहा है कि R2 का प्रतिरोध होगा वो R1 का कम हो जाएगा, 8वां हिस्सा रह जाएगा। प्रैक्टिकली भी आंसर देखते चलना एक बार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ में आ गया ये वाला। और क्वेश्चन करेंगे 3-4 और, उनसे समझ में क्लियर हो जाएगा। देखो ये पूरा ही मिटा देते हैं, हटाओ। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि अगर ये हमने कहा कॉपर का वायर है बेटा, ये मान लिया ये कॉपर का वायर है, ये किसका वायर है, कॉपर का वायर, इसकी लंबाई L है और त्रिज्या कितनी है, R है। इसकी लंबाई L और त्रिज्या R है। अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा के दोगुना कर दें, कितना कर दें, मैंने कहा लंबाई को बढ़ा के दोगुना कर दिया, और त्रिज्या इसकी मैंने रखी R, क्या कर दिया, त्रिज्या R रखी, तो आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ इसका मान लिया प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध ρ2 है। तो हमें ये बताओ ρ2 का मान ρ1 का कितने गुना होगा। और दूसरा क्वेश्चन प्रतिरोध R2 का मान R1 का कितने गुना होगा, बताओ भाई, दोनों के आंसर दे दो। अरे फॉर्मूला तो मैंने मिटा दिया है, वो फॉर्मूला यही तो था, रो R बराबर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, यही तो था। तो आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा रहे थे कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ना लंबाई पे डिपेंड करता है ना उसकी मोटाई पे, ना लंबाई पे ना मोटाई पे डिपेंड करता मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो मैंने कहा चाहे तुम लंबाई दोगुनी कर दो चाहे त्रिज्या उतनी रखो, इस बात से कोई फर्क नहीं, ये वाला कैसा रहेगा, सेम। कहने का मतलब जो अगर हमारा यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। अगर कॉपर का ही वायर लिया है तो इसका ρ1 जितना होगा वही उसका ρ2 होगा, कोई अंतर नहीं। दोगुना मत कर देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा। मैंने लिखाया भी है थोड़ी देर पहले, विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो हमारा रो होता है, ये हमारे ना तो लंबाई डिपेंड करता है ना त्रिज्या पे डिपेंड करता है। और जो मैंने लिखाया प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की बात कर लो, मैंने कहा त्रिज्या सेम रखी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, पाई हर जगह सेम है, मतलब है तो किससे, L से। L कितनी कर दी है 2L, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, तो मैंने कहा R2 हो जाएगा 2R1 के। क्या सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है एकदम। अच्छा परिभाषाएं जैसे हम बात करें, परिभाषा कैसे, परिभाषा आपको अगर प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछेगा तो मात्रक ज्यादा पूछता है, अदरवाइज फॉर्मूला पूछ लेगा तुमसे। इतने ही क्वेश्चन बनते कंपटीशन में। जैसे हम बात करें प्रतिरोध का R लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो गया है। अगर एक बार रिवीजन करा दें तो देख लो, मैंने कहा प्रतिरोध था R, विशिष्ट प्रतिरोध रो, और चालकता G, और जो विशिष्ट चालकता हमारी सिग्मा। ये था R बराबर रो L अपॉन A, और इसका रो बराबर RA अपॉन L, और ये G था 1/R के, और ये था 1 अपॉन रो के। सही बात है। अगर इसके यूनिट की बेटा बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ओम, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, और इसकी हो जाएगी ओम मीटर। और इसकी यूनिट की बात करें तो महो या सीमेंस होती है, यही था। और इसका क्या था, इसका हो जाएगा बेटा महो प्रति मीटर था, या फिर हो जाएगा सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस प्रति मीटर। ये भाई साहब चारों परिभाषाएं याद होनी चाहिए। परिभाषा क्या आपके लायक इतना, ये कंपटीशन में ही पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है। चाहो तो एक जगह लिख सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। बड़ा अच्छा सिंपल सा है। ये प्रतिरोध का उल्टा कर देना और ये हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर देना, बस चालकता और विशिष्ट चालकता हम लिख दें। क्या यहाँ पर प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये चालकता है बेटा।
और ये विशिष्ट चालकता है, ये चालकता है और ये वाली विशिष्ट चालकता है। अब आ जाइए, हमें लगता है आपके सामने कुछ क्वेश्चन डाले जाएं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक हेडिंग डालिए मेल्टिंग ऑफ वायर, हेडिंग डालिए मेल्टिंग ऑफ वायर। तार का पिघलना। इससे 2-3 केस बनते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अच्छा बनता है। अभी तक क्या था जो आपको कंपैरिजन करा रहे थे, मैंने 2 तार ले रहे थे, मैंने कहा पहले का कॉपर दूसरा भी कॉपर, पहले की लंबाई L दूसरे की 2L, पहले की त्रिज्या R दूसरे की 2R, ऐसे कर रहे थे, 2 वायर ले रहे थे। अब क्या करेंगे, मैंने कहा एक वायर है ये वाला, ये वायर था, अब इसको पिघला दिया मैंने, पिघला दिया। अब मैं कैसा भी तार बनाएंगे और पूछा जाएगा अगर ये तार मान लिया 1 मीटर का था, ये वाला तार 1 मीटर का था और मैंने पिघला के इसको आधा मीटर का तार बना दिया। अब आप कभी आधा मीटर का बनाओगे तो वास्तव में मोटा हो जाएगा, थोड़ा तो मोटा हो जाएगा, तब पूछ जाएगा बताओ तो इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में। हाँ कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली आपको पूछेगा कितने गुना कम होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। अभी देखो पहला केस नंबर 1 डालिए, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में लिखना कि अगर किसी वायर की, अगर कोई वायर है, इसकी लंबाई L है और त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी लंबाई L है, ये वायर है कोई, और इसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। अगर इस वाले तार को मेल्ट कर दिया जाए और इसकी लंबाई खींच के कितनी कर दी जाए, मैंने कहा इसकी लंबाई खींच के 2 गुनी कर दी जाए, इसको मेल्ट कर लिया, फिर इसकी 2 गुनी लंबाई का वायर बना डाला मैंने। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो अगला वायर बनाया बेटा, वो वायर ये बना है, इसकी लंबाई अब 2L है और त्रिज्या अब क्या होगी R2। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, पहले त्रिज्या कुछ और थी, अब कुछ और हो जाएगी त्रिज्या। मैंने कहा इसकी त्रिज्या R1 थी, उसकी त्रिज्या R2, तो मैंने कहा इसका प्रतिरोध था R1 और इसका प्रतिरोध था R2। प्रतिरोध R2 R1 का कितने गुना होगा, ये आपसे क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, बताइए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम R2 को R1 से कंपैरिजन करें तो कितने गुना निकलेगा। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम इसका R1 निकालना चाहें, बेटा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा अगर इसका R1 निकालना चाहें तो ρL/π/R1 का होल स्क्वायर निकलेगा, ये निकलेगा। अच्छा इसका क्या निकलेगा, R2 बराबर ρ2L/π/R2 का होल स्क्वायर निकलेगा। सही है, समझ में आ रहा सभी के। मैंने कहा ये बताओ, ये हमारा निकला R1 और ये निकल आया हमारा, मैंने कहा वही वायर है उतना ही, उसी को पिघला के मैंने 2 गुना खींच डाला तार, और त्रिज्या बदल जाएगी ऑब्वियसली। तब पूछ रहे प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। आपको ये तो कॉमन मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, अगर तार हमारा L था और 2L कर दिया तो प्रतिरोध हमेशा बड़ा होगा, उसका लंबाई बढ़ गई है और प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, तार की लंबाई के। तो मैंने कहा ये बताओ, अब एक चीज और बताओ, यही तार है, आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा कि मैंने किसी को पकड़, जैसे शंकु को पिघला के बेलन बनाया जाता था, बेलन को पिघला के गोला बनाया जाता था, तो क्या सेम रहता था, आयतन सेम रहता था। तो हम कह सकते हैं इसका आयतन अगर V1 है तो इसका V2 है, और V1 है ना वो V2 के बराबर होगा। इस बात से क्या आप सहमत हैं। बस एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद बहुत शॉर्ट तरीका बता देंगे, क्वेश्चन देख के विद इन 2 सेकेंड या मैक्सिमम 3 सेकेंड में उत्तर आएगा इसका, जो हम बताने जा रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट एक बार बता लेने दो, उसके बाद क्वेश्चन मुश्किल से 2-3-4 सेकंड में उत्तर टिक कर दोगे आप, वो शॉर्ट तरीका बता देंगे इसका। ये बताओ V1 = V2, मैंने कहा इस तार एक सिलेंडर है, ये वाला, ये एक बेलन है, तो इसका होता πr², h कितना है, लंबाई है, πr² h, और इसका कितना हो जाएगा πr2², और h का मान कितना है 2 है। सही है। अगर हम बेटा इसमें रखना चाहें वैल्यू तो हम आप काट देंगे इसमें से किसको किसको, पाई से पाई को काट दिया, और हम कहेंगे L से L को काट दो, तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स R2 का स्क्वायर। अगर हम R2 को निकालना चाहें, R2 स्क्वायर बराबर R1² / 2। क्या सही है,
क्या ये सही है? आप देखिए एक बार, क्या ये सही निकला है मेरा? मैंने कहा इसमें L से L काटा, पाई से पाई काटा, बचा है R1 और R2, तो हमारा R2 का स्क्वायर निकला R1 स्क्वायर अपॉन, इस R2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे लगानी है। ओके, इस R2 की वैल्यू उठा के बेटा कहाँ पे लगानी है? उस वाले में लगानी है। मैंने कहा आ जाओ, R2 का मान होगा वो 2 रो L, 2 को बाहर निकाल लिया, अपॉन पाई, R2 के स्क्वायर का मान है R1 स्क्वायर अपॉन 2, और इस 2 को ले जाओ ऊपर, R2 बराबर हो जाएगा 2 रो L अपॉन, इधर 2 का गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और लगेगा, ध्यान नहीं रहा था। तो आप ये कहेंगे, ये बन जाएगा R2 बराबर 2 2 दूनी 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो आप कहेंगे यही तो ये लिखा हुआ है, जो उधर पीछे की साइड लिखा हुआ है रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? R1 के। तो हमारा हो जाएगा R2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ R1। कहने का मतलब कुछ समझे यहाँ से? आप क्या समझे? आप ये समझे अगर हम तार की लंबाई दोगुनी खींच के कर दें, पिघला के अगर लंबाई दोगुनी कर दें, अगर लंबाई दोगुनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। अब इसका शॉर्ट तरीका अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे आपको इतना शॉर्ट तरीका बता देंगे कि आप एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब भी आपको दिया हो लंबाई खींच के कुछ n गुनी करी जाए, कॉन्सेप्ट हैशटैग लगा लेना और ट्रिक लिख लेना, ऐसे करके ट्रिक। लिख नहीं पाया था? लिख नहीं पाया था तो लिख, समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि R1 मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है और ये R2 निकाला, दोनों वायर का अलग अलग निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने त्रिज्या से रिलेशन निकाल लिया। क्या होगा? ये निकला था बेटा R2 का स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर अपॉन 2। बेसिकली हम रिलेशन ये निकालना चाह रहे हैं, अगर एक ही तार को पिघलाया जा रहा है, अगर एक ही तार को पिघलाया जा रहा है ना, और उसी का अगला तार बन रहा है, तो वॉल्यूम तो समान होगा। तब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा प्रतिरोध या इसका ज्यादा होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चन थे उनसे बेटा रिलेट मत करना। इस वाले में 2 वायर अलग अलग थे, ये एक वायर है कॉपर का और ये दोगुनी लंबाई का दूसरा वायर है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या R है। तब कंपैरिजन कर रहे थे किसका प्रतिरोध ज्यादा है। लेकिन इस वाले में कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही तार को पिघला के दूसरा तार नया बना डाला मैंने। जब दूसरा तार बनाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई घटेगी बढ़ेगी। तो वो क्वेश्चन है, मैंने कहा इसी तार को दोगुना खींच डाला मैंने, और त्रिज्या कुछ बदलेगी जब खींचेंगे। ऑब्वियसली अगर मोटा तार है खींच देंगे तो त्रिज्या पतली हो जाएगी उसकी। तो हम पूछ रहे हैं कि उसके प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा अगर लंबाई को खींच दोगे ना 2 गुना, तो इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। लंबाई बढ़ने प्रतिरोध बढ़ेगा ना। अच्छा शॉर्ट तरीका हम बताने जा रहे हैं, एक बार इसको उतार लो आप। क्या कुछ नहीं, इसको उतारिए तब हम कुछ आगे एक तरीका बताने जा रहे हैं। इसी का शॉर्ट ये बिल्कुल 0 हो जाएगा आपके सामने। एक शॉर्ट तरीका आएगा अभी, लेकिन ये बेसिक समझना जरूरी है ना। आया तो आया कैसे 4 गुना, लेकिन हर बार ऐसे करेंगे नहीं हम। समझ पाए? अरे मैंने बेटा ये वाली वैल्यू R2 की जगह उठा के ये रख दी है, R2 का मान उठा के यहाँ पर रख दिया है, और ये 2 ऊपर चला गया है। R1 के टर्म में बना लिया। हम कंपैरिजन इससे करें तो वैसा ही बनाने की कोशिश करिए। उधर नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ? देखो जैसे ये वाला R2 के टर्म में था, कंपैरिजन हम R1 प्रतिरोध से करें तो R1 जैसा बनाने की कोशिश करी। R1 दिया था, ये ऐसा बनाया मैंने, ऐसा बना के ये तो ले तो आए हैं। ये वाला ऐसा ही तो दिया है, ये R1 के बराबर है ना, ये R1 के बराबर उतार लिया है। देखो
देखो केस नंबर 1 आपने ये समझा, अगर लंबाई खींच दी जाए, लंबाई खींच दी जाए। अच्छा, अब इसका जो हम तरीका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना TRIC ट्रिक। ट्रिक ऐसी होगी जो हमेशा याद रहेगी। तुम अगर लंबाई को खींच के n गुना कर दोगे, लंबाई को खींच के, मैंने L था 2L कर दिया, L था 5L कर दिया, L था 10L के बराबर कर दिया, मतलब खींच रहे हो तुम तार को, उसी तार को पिघला के खींच रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात को? अच्छा, तो भाई साहब जो n का मान होगा, n का मान हो जाता है बेटा, विशेष ध्यान रखना है इसका, n का मान हो जाएगा ना, जो R2 होगा ना बेटा, R2 बराबर हो जाएगा n² R1। पिछले क्वेश्चन वाले में रख के देख लो, पहला क्वेश्चन यही था। पहला क्वेश्चन क्या कराया, मैंने कहा L को अगर हम 2L कर देते हैं तो आपका प्रतिरोध R2 बराबर कितने गुना हो रहा था, ये तो पूछा था मैंने आपसे। तो मैंने कहा ये इसका डायरेक्ट मान निकाल दो, अगर 2 गुना किया तो 2 दूनी 4, तो हमारा दूसरा प्रतिरोध होगा वो हमारा 4 गुना होगा R1 का। समझ में आया? और यही तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ही तो मैं यहाँ पर करते रहे थे, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर पहुंच पाए थे। मैंने कहा इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप जब लंबाई को n गुना खींचोगे तो जो प्रतिरोध होगा वो n² गुना बढ़ जाएगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहे हैं हम आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर लंबाई को खींच के 5 गुना कर दें तो बताओ प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा ना तुम्हें कि इस R का हम कर देंगे क्या 5 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 25, तो दूसरा प्रतिरोध होगा ना, दूसरा वायर बनाओगे नया मेल्ट करके। ये सब कॉन्सेप्ट मेल्टिंग वाले हैं, जब एक तार को पिघला के दूसरा तार उसी से बनाया जाए तब के लिए है। अच्छा, मैंने कहा R2 होगा, ये 25 R1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अगले पे आ जाओ। मैंने कहा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम लंबाई को खींच के लंबाई को ऐसा कर दें L/3 कर दें, मतलब मान लिया 3 मीटर था, 1 मीटर कर दिया, 3 मीटर का ऐसे पिघला के इकट्ठा कर लिया तार को, मतलब L का L/3 कर दिया, तो बताओ इसके प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं तो यही बता रहे हैं कि लंबाई का L/3 किया है, इसका मतलब 1/3 का 1/, अरे हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया था, 4 5 का स्क्वायर किया 25, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9। मैंने कहा R2 हो जाएगा 1/9 ऑफ R1। समझ पाए हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कि मैंने कहा कि जो आप अगर लंबाई एक ही तार को पिघला के दूसरा तार बनाओगे, अगर लंबाई खींचोगे तो वो n² गुना बढ़ जाएगा उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? n² गुना। ये वाला कॉन्सेप्ट हैशटैग लगा के लिख लेना, यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब चाहे हम 10,000 क्वेश्चन करा दें तब भी वही बात रहेगी, चाहे यहाँ पर लंबाई 2 गुनी करें, 5 गुनी कर दी, 10 गुनी करवा दे 2,200 हो जाएगी, 50 करते 2,500 हो जाएगी, 16 करते 256 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। यही तो होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलो, टाइम कितना हो गया एक बार देखो। ऐसा करते हैं, आज मैंने जो क्वेश्चन करे हैं, जो हमने बेटा मेल्टिंग वाले जितने क्वेश्चन करे हैं, आज जो हमने तार का पिघलने वाले क्वेश्चन करे हैं, उसमें सिर्फ ये देखा है लंबाई को खींच दिया जाए, लंबाई को कम कर दिया जाए। अगली क्लास में हम केस नंबर 2 पढ़ाएंगे, जब क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, वो तार को पिघला के मोटा कर दिया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा। त्रिज्या बदल दी जाए पिघला के, तब क्या फर्क पड़े। 3 केस बनेंगे इसके। आगे का बाकी हम कल पढ़ाएंगे आपको, केस नंबर 2 और 3 कल की क्लास में मिलेगा। बाकी आप लोग अगर हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों में जो लोग पढ़ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है। क्लास का कंटेंट आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। ओके, थैंक यू।